इससे प्रभावित होते हैं दमे में दिखते हैं। सबसे पहले फेफड़े प्रभावित नहीं होते, लेकिन रोग फेफड़े में आता है। श्वास कष्ट होता है लेने में भी और छोड़ने में भी। ज़्यादातर कष्ट होता है छोड़ने में। ले तो जैसे आदमी खींच तान के ले लेगा, लेकिन भीतर से बाहर जब वायु नहीं निकलती गंदी तो तड़प जाता है, कैसे निकालूं इसको बाहर। तो फेफड़े बाद में प्रभावित होते हैं, पहले क्या होता है। इसमें 2-3 कारक बताए गए हैं। अब देखिए श्वास का सिस्टम क्या है। सर्वप्रथम नाक से हम वायु को ग्रहण करते हैं। अगर वायु नलिका, श्वास नलिका हमारी शुद्ध है तो इजीली आराम से श्वास आपके फेफड़े तक पहुंच जाएगी। और वहाँ पर उसका काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय। ऑक्सीजन ले लेता है वो फेफड़ा, खून में भेज देता है हृदय को, उधर से गंदा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वहाँ उसका विनिमय हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है। श्वास एक माध्यम है हमारे रक्त को शुद्ध करने का। रक्त की जो गंदगियाँ होती है वो श्वास के माध्यम से साफ हो जाती है। यदि दमा का रोगी ठीक से श्वास नहीं ले पाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट तो ये कि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और भीतर का जो मल है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको बहुत सारे रोग और भी हो सकते हैं। लेकिन जब शुद्ध वायु मिल जाएगी तो एक तो ये हुआ। दूसरा कारण इसका क्या है, हमारा भोजन। भोजन हमारा इसका कारण है। इसमें क्या होता है कब्ज। कब्ज जिसको होती है तो वो वहाँ विष पैदा करता रहता है वो पेट। कब्ज होने से मल पूरा शरीर का बाहर जाता नहीं है और वो धीरे धीरे ब्लड में भी मिल जाता है, तो ब्लड निरंतर गंदा होता रहता है। वो गंदा रक्त जब आपकी श्वास नलिका में आता है तो तमाम श्वास नलिकाएं गंदगी से भर जाती है। जब गंदगी से भर जाती है तो उनमें सिकुड़न पैदा होती है। सिकुड़न पैदा होती है अर्थात मार्ग सकड़ा हो जाता है वायु का, श्वास लेने का। अब जब सकड़ा हो जाता है तो भीतर से जब श्वास हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसको निकलने के लिए जगह नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वो निकलती है। तो दमा का रोगी बड़ी ताकत लगाता है, श्वास बाहर निकल जाए, तड़प उठता है, प्राण संकट में आ जाते हैं। हमारे प्राण, हम जिंदा क्यों हैं, ठीक से श्वास चले तो ठीक है, अगर श्वास पे आफत आ गई तो फिर तो उसको जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा आदमी तड़प उठता है। आप में से जो रोगी होंगे मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो वर्णन कर रहा हूँ, भुक्तभोगी नहीं हूँ। लेकिन जो भुक्तभोगी हैं वो मुझसे ज़्यादा अनुभव कर रहे होंगे इस चीज़ को कि वास्तव में ये बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। वो तुरंत कुछ न कुछ सहायता चाहता है, पहले मेरी श्वास ठीक हो जाए बस, बाकी काम बाद में। तो अब वो जो मल है आपका वायु नलिकाओं में आ गया है, उसके कारण मार्ग संकड़ा हो गया है। अब ये कब्ज है, इसमें कब्ज में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जैसे इफेक्ट करती है। एक तो आपका लीवर। लीवर पूरे पाचक अंग का डॉक्टर है। अगर लीवर आपका सही है तो भोजन अच्छी तरह अगर पच गया है, तो भोजन अच्छी तरह पच गया है तो फिर आपको कब्ज भी नहीं होगी। तो लीवर के लिए भी हम सोचें, योग में भी हम देखेंगे इसको, लेकिन अभी हम भोजन की दृष्टि से देखें कि लीवर को हम ज़्यादा काम देते हैं, यानी भोजन हम ज़्यादा करते हैं। जब भोजन ज़्यादा करते हैं तो लीवर की अपनी क्षमता होती है, वो उससे ज़्यादा पचा नहीं सकता। और यदि वो ज़्यादा पचाने में अपना शक्ति का व्यय करेगा तो लीवर के दूसरे काम हैं डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से सारे कचरे को बाहर निकालना। ये गुर्दा और लीवर दोनों मिल के करते हैं।
यदि लीवर का हमने ध्यान रखा, उसको ज़्यादा काम नहीं दिया, दिन रात हम अपनी गंदी तो आदत क्या है, एक लोभी वृत्ति होती है हमारी कि जो अच्छा भोजन मिल गया तो हम ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं। हमको ये नहीं पता है कि इसको जो हमने खाया है इसको पचाएगा कौन, उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, उसके लिए हमारे अंग ठीक है कि नहीं है। हमारी दिनचर्या में व्यायाम, योग, प्राणायाम सम्मिलित हैं कि नहीं है, ये सब इफेक्ट लीवर पर करते हैं। और लीवर यदि आपका सही है तो भी एक क्षमता से अपना भोजन को पचा देगा। भोजन पचा हुआ जब होता है तो फिर कब्ज नहीं होती। अधपचे भोजन से ही कब्ज होती है। तो कब्ज हो गई, पेट भरा रहेगा तो स्टमक का जो एसिड है और उसमें जो कफ है, स्टमक में एसिड नीचे होता है और कफ ऊपर होता है। तो जब एसिड कफ को काउंटर करता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत मात्रा में निकलता है, और जब वो निकलता है तो पाचन क्रिया कर देता है, कफ को पचा देता है। कफ दमा का कारण है। उस कफ को पचाने वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लीवर से निकलने वाला पित्त, ये कफ को पचाते हैं। जब इनकी मात्रा कम हो जाती है शरीर में तो कफ की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पचाने वाला नहीं है। वो जो बिना पचा हुआ कफ है वो ऊपर की तरफ स्टमक में से वायु नलिकाओं की तरफ बढ़ता है। वायु नलिकाओं में जब बढ़ता है वो कफ तो वो भर जाती है, ठसाठस हो जाती है। अब सांस तो उसी में से निकलना है। जब वो सिकुड़ जाती है तो फिर श्वास लेने में आपको कष्ट होने लगता है, और आप तुरंत विश्राम पाने के लिए एलोपैथिक में कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसी, कोई श्वास भी लेते हैं उससे, गोली भी लेते हैं, और एक टेम्परेरी, ज़्यादा लाभ नहीं होना है उससे, एक टेम्परेरी तो राहत पाने के लिए कुछ तो करता है आदमी। लेकिन ये उसका संपूर्ण इलाज नहीं है। पहले तो हमको कारण का निवारण करना पड़ेगा। हमारा हाजमा अच्छा हो, तो हाजमा अच्छा होने के लिए पहली बात क्या है कि हम कम खाएं। जो कि खाते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से खाएं कि क्या चीज़ खानी है। कफ बढ़ाने वाली चीज़ नहीं खाना। आप जानते हैं कि मैदा है, चीनी है और तला गला भोजन है, पैक्ड फूड, बाजार में जो पैक्ड फूड मिलते हैं पैकेट, वो पता नहीं बने कब हैं, किन चीज़ों से बने हैं, इसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। लेकिन वो दुकान पे टंगा हुआ है पैकेट है, बच्चे अक्सर उसको दिन रात प्रयोग में लाते हैं बिना जाने कि वो बना काय का है और कब बनाया और किसने बनाया, और हमें उसकी आवश्यकता है कि नहीं। बस आजकल एक बाजारू प्रवृत्ति से हम प्रभावित हो गए और हमारे बच्चों को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। वो हम जैसे खाने के लिए ही बने हैं। वो जितना सारा सामने दिख रहा है उसको हमें ही खाना है। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा। ये बच्चों में भी बचपन से देखना, आप उनकी नाक चलती रहती है। इसका मतलब क्या है? श्लेष्मा की अधिकता है। श्लेष्मा एक चिकना द्रव्य होता है, वो इतना चीठा होता है, आप जानते हैं नाक में तो होता है, वो निकलना ही नहीं चाहता, और सारे नाक से लेके वायु नलियों को फेफड़ों तक पूरी भर देता है, ठसाठस भर देता है। अब जिस मार्ग में श्लेष्मा भरा होगा उसी मार्ग से वायु को निकलना है, श्वास को निकलना है। तो ये दोनों स्थिति न बने, इसके लिए हमको भोजन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, हमारी आदतों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। भोजन पच जाए उसके लिए जरूरी है कि भोजन की मात्रा सीमित हो, तो हमारे अंग, और फिर हमारे अंग पुष्ट हों। पहले से यदि रुग्ण शरीर है आपका तो वो थोड़ा भोजन भी आपको मुश्किल कर देगा। तो भोजन में एक तो ये है कि कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का कमी करें हम। अब उनमें क्या क्या चीज़ें हैं ये तो जनरली आप लोग सब जानते ही होंगे। चावल, मैदा, शक्कर, घी, दूध और इनसे बने हुए सभी सामान,
डेयरी उत्पाद सब, ये सब सारे कफ पैदा करने वाले हैं। श्लेष्मा, कफ जब गाढ़ा हो जाता है उसके पहले जो तरल रूप में रहता है उसको हम श्लेष्मा बोलते हैं, चिकना पदार्थ, जो अक्सर नाक से हमारा और गले में भी कभी खकार के द्वारा वो हम निकालते रहते हैं। उसका फॉर्मेशन होता है इन चीज़ों से। और स्टमक में जब ये चीज़ें जाती है और वहाँ यदि अम्ल का अभाव हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि कम मात्रा में बना, तो पूरे कप को पचा नहीं पाएगा। तो बहुत से लोगों को जब ये रोग होता है तो ये एक स्थिति देखने में आती है कि उनके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है। तो ये गर्म चीजें उनको क्यों दी जाती है कि वो कब पिघले, और कब पिघले और वो उसका पाचन हो। तो इसीलिए ठंड के दिनों में अधिकतर लोगों को ये रोग हो जाता है। कभी एक वो एलर्जिक दमा होता है तो वो मौसम के हिसाब से भी हो जाता है। ठंडी हवा चली, बरसात का मौसम हुआ, बदल हो गए। मैंने ऐसे बहुत से रोगियों को देखा भी है कि जहाँ मौसम में कुछ गड़बड़ी आई और उनका काम शुरू हुआ। तो ये हम ध्यान रखें कि हमारा भोजन ठीक से पच जाए, और भोजन इस प्रकार का हो कि जिसमें कफ की प्रधानता नहीं हो। अब वैसा भोजन कैसा होता है? क्षारी भोजन। हमने पहले भी कई बार दूसरे रोगों के बारे में बात करी थी, तब भी हम यही कहते थे कि भोजन हमारा 20% एसिडिक हो, 20 और 80% क्षारी हो। क्षार कफ को खत्म करता है। क्षार हर उस चीज को खत्म कर देता है जो रोग कारक है। इसलिए उसकी मात्रा शरीर में 80% निर्धारित की गई। अब वो प्राप्त होगी हमारे भोजन से। भोजन में जितनी चीजें चूल्हे पर पकाई जाती है, आग पे पकाई जाती है, वो सब एसिडिक हो जाती है। अब आप दिन रात जो भोजन करते हैं, आप अंदाज लगाइए कि आप कितना भोजन एसिडिक करते हैं और कितना क्षारी करते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, करीब करीब हम 100% ही एसिडिक भोजन करते हैं, और रोज करते हैं, और बड़े शौक से करते हैं। हम बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो उसमें ज़्यादातर हम भोजन क्या करते हैं? एसिडिक। घी उसमें खूब अच्छा होना, मैदे भी होना, मीठे के लिए शक्कर भी होना, दूध घी का खूब प्रयोग होना, भी क्या है? सारा ही तो ये रोगोत्पादक है भोजन, लेकिन वो चूंकि स्वादिष्ट है और आजकल हमारी परंपरा में उसको मान्यता मिली हुई है। अगर हम बोल कहें कि नहीं आप तो साग सब्जी का रस पियो, तो कोई मेहमान मानेगा क्या? आप भी कहीं पार्टी में गए ना, आपको केवल वहाँ पे रस वस पिला दिया ऐसे सब्जियों का, और थोड़े सलाद सलाद खिला दिए, तो आपकी तृप्ति तो नहीं होगी। तो ये परंपरा बन गई है हमारी। अब इस परंपरा का धीरे धीरे हमको बुद्धि के साथ तालमेल बिठा के निराकरण तो करना पड़ेगा। क्योंकि हम यदि किसी दमा के रोगी को एक बार देख लें हमारे सामने, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कष्ट कितना होता है। हम यूं अंदाज नहीं लगा सकते बैठे बैठे कि दमा का, ठीक है दमा है तो है, लेकिन वही जानता है आदमी जिसको दमा होता है। बहुत मुसीबत रहती। मैंने देखा है कि तुरंत के लिए उनको क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन। आज के एलोपैथी में व्यवस्था है, योग में भी व्यवस्था है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो आदमी दौड़ता है एलोपैथी की तरफ। तो ठीक है, समय पर उपचार मिल जाए, किसी प्रकार का मिल जाए, वो भी ठीक है, परंतु हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमारे भोजन पर। पेट साफ होए, कब्ज न रहे, भोजन पच जाए, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति बराबर मात्रा में हो, ताकि वो कफ को बढ़ने न दे। और इस प्रकार से यदि हम करेंगे भोजन, अब भोजन के बाद दूसरा नंबर जो हम सोचते हैं वो आता है हमारी दिनचर्या। पर्याप्त मात्रा में नींद। एक बात आप इसके नोट कर लें
कि दमा का उपचार हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव करना। मैं योग की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारे शरीर में हमेशा दो नाड़ियाँ काम करती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये नाक के जो दो स्वर हैं हमारे, एक स्वर हमारा चंद्र कहलाता है, दूसरा कहलाता है सूर्य। सूर्य स्वर में सिंपैथेटिक नर्व होती है, संवेदना। तो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो हमेशा आपको उत्तेजित रखती है, शांति नहीं आती है, नींद भी नहीं आ सकती। यदि सिंपैथेटिक नर्व हमेशा हमेशा चलती रहेगी तो निद्रा भी नहीं आने देगी, आपको चैन से बैठने भी नहीं देगी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो आपको विश्रांति देगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आपकी वेगस नर्व एक्टिव होगी। वेगस नर्व हमारे मस्तिष्क से जब चलती है तो सारे संस्थान को टच करती हुई जाती है और सबको वो ऊर्जा देती है, जिसमें आपके हृदय, फेफड़े, पेट, पेट की सारी गतिविधियाँ, आंतों की गतिविधियाँ, लीवर की, यकृत की, गुर्दे, और कब्ज भी वो नहीं होती है। जब तक सिंपैथेटिक नर्व रहेगी तो आपको दस्त नहीं हो सकते, क्योंकि खिंचाव रहता है। सिंपैथेटिक नर्व में क्या होता है, सिकुड़न, वो हर चीज़ को खींच के रखती है। पेट पे खिंचाव रहेगा तो जो उसमें क्रिया ही नहीं होगी, वायु नलियों में खींचा होगा तो श्वास नहीं निकलेगी, हार्मोन नहीं छूटेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्व की आवश्यकता हमको बहुत ही कम होती है। लेकिन क्या होता है, दिनचर्या हमारी ऐसी है कि सिंपैथेटिक नर्व में ही रहते हैं हम दिन भर, जोश। आज देखिए कि बहुत से लोगों में, कि उनके व्यवहार में दिख जाएगा आपको कि ये सिंपैथेटिक नर्व है इसकी चालू या पैरासिम्पैथेटिक। हम देखते हैं नई उम्र के लड़कों को बड़ी तेज़ी से वो गाड़ी चलाते हैं, उन्हें पता नहीं जाना कहाँ, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन गाड़ी इतनी फास्ट चलाते हैं। ये क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्व करवाती है उनसे काम, चैन नहीं लेने देती उनको, वो खींचे हुए रहते हैं, उनकी नसें खींची हुई रहती है, उनका जबड़ा कसा हुआ रहता है, उनकी आंखों में गुस्सा रहता है, चेहरा तमतमाया रहता है, और अकड़ के चलना चाहते हैं। अकड़ का चलना ही सिंपैथेटिक नर्व का लक्षण है। क्या हम ढीले रह करके आरामदायक स्थिति में न तो बैठ पाते हैं और न चल पाते हैं, न किसी से व्यवहार कर पाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव करने के लिए हमको हमारे योग में बहुत व्यवस्थाएं हैं, ध्यान, लोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, योग निद्रा, ये सारी चीज़ें हमारी सिंपैथेटिक को विश्राम दे करके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करती है। और दमा का अगर उपचार करना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव कर लो, तुरंत आपको आराम आ जाएगा। जो होता है योग निद्रा से, जो होता है ध्यान से, और जो होता है लोम विलोम प्राणायाम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम से, शीतली प्राणायाम से, शीतकारी प्राणायाम से। योग में तो बहुत व्यवस्था है। और हमारे रीढ़ पर, उसमें भी रीढ़ में भी गर्मी होती है, तो रीढ़ को गर्म ठंडा या केवल ठंडे का स्पर्श अगर आपने किया, ठंडे पानी का स्पर्श किया, एकदम आपका दमा चला जाएगा। दमा चला ही जाएगा नहीं, दमा का रोग ही खत्म हो जाएगा। और भोजन इस प्रकार का आप करें कि फल है, शाक है, उनके रस है, इनका ज़्यादा प्रयोग होगा तो धीरे धीरे रक्त आपका बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा पूरा शरीर आपका। जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आपका, रक्त शुद्ध हो जाएगा, रक्त तो वो शुद्ध रक्त जब आपकी श्वास वाहिनिकाओं में से दौड़ेगा तो उनका भी गंदगी वगैरह हटा करके उनको भी साफ कर देगा। वो हमेशा ढीली रहेगी, श्वास का आवागमन होगा। और आपका शरीर जब खींचा हुआ रहता है तो वो रोगों को पैदा करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सो के वो अकड़ के चलते हैं, ये अकड़ का चलना ही रोग है। ढीला, आपकी चेहरा ढीला हो, जबड़े ढीले हों, पेट ढीला हो, बहुत से लोगों के पेट कसे हुए रहते हैं, खींचे हुए रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा शरीर उनका खींचा हुआ है।
अब न तो इसमें हार्मोन प्रणाली काम कर पाएगी, न पाचन क्रिया काम कर पाएगी, न मल निष्कासन हो पाएगा, न लीवर ठीक से काम कर पाएगा, क्योंकि खींचा हुई अवस्था ऐसी होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। लेकिन आजकल एक टेंडेंसी हो गई है, लोग देखो तो बात गुस्से में करेंगे। अब ये गुस्सा क्या है? सिंपैथेटिक नर्व का काम है। प्रेम से, मित्रतापूर्वक, आराम से, सहानुभूतिपूर्वक, दया के भाव, करुणा के भाव चेहरे पे आने ही नहीं देती सिंपैथेटिक नर्व। और वो नहीं आने देती है तो दमा ही नहीं, और भी बहुत सारे रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो योग में ऐसी व्यवस्था है कि हम ढीले होने की कोशिश करें। आप देखिए, एक बात और भी मैं यहाँ समय से कहता हूँ कि जब हम योग करते हैं तो हम यो जोश में आ जाते हैं। जोश में क्यों आना? उससे तो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव होगी। हमको करना है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव। तो इसीलिए योग में स्थिरता, जबकि देखा जाता है ये कि योग में गतिशीलता लाते हैं लोग। गतिशीलता से सिंपैथेटिक नर्व बढ़ती है, पैरासिम्पैथेटिक कम होती है, उसको अवसर ही नहीं मिलता। आपने ये भी सुना और अनुभव भी किया होगा कि हर आसन में स्थिरता, शांति, धैर्यपूर्वक उसको योग को अपन करें। प्राणायाम भी खींचते हैं जोर जोर से, जोर जोर से खींचना, जोर जोर से छोड़ना, फेंकना, तो सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक वो मनुष्य की जान है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व से वेगस नर्व एक्टिव होती है, और वेगस नर्व हमारे पूरे शरीर के लिए जवाबदार है। सारी एक्टिविटी उसके अधीन है। उसको हम एक्टिव करेंगे तो उसके लिए लोम विलोम प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग निद्रा करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। मन में, चित्त में शांति लाएं। ये शांति आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व के कारण। हाँ, कभी कभी आपको कोई जोश के काम करना हो, बलपूर्वक काम करना हो, तो उसके लिए सिंपैथेटिक कुछ क्षण के लिए तो आवश्यक है, पर 24 घंटे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी हम अकड़ के रहते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, डांट के चलते हैं, बदन को खींचे हुए रखते हैं। लोग चलते हैं तो पेट को खींचे हुए रखते हैं, कंधों को अकड़ के रखते हैं। ये लंबे समय में जाकर के उनको अनेक रोग पैदा करता है। तो स्वभाव हमारी दिनचर्या में जब हमको ये पता चल जाए कि नहीं हमको पैरासिम्पैथेटिक, तो योग में जैसे हम बताते हैं चेहरा ढीला करें। चेहरा ढीला करने में सबसे पहले क्या है? पलकों को ढीला करें, जबड़ों को ढीला करें और पेट को ढीला करें। जब हम इनको ढीला करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारी एक्टिव होने लगती है और इजीली फ्लो होगा ब्लड का। ब्लड प्रेशर भी नहीं रहेगा, तनाव भी नहीं रहेगा, डायबिटीज भी नहीं रहेगी, दमा भी नहीं रहेगा। ये सारे रोग आपको सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिव करने से होते हैं। तो अब आप समझ लें योग में भी कि गतिशीलता और जोश से जो हम काम करते हैं वो योग नहीं है। भले आप उसके आसन लगाएं, प्राणायाम भी करें तो वो भी ऐसे ही जोर जोर से खींचते हैं श्वास। जोर से खींचना ही हमारी सिंपैथेटिक नर्व को एक्टिव करना है। इसलिए आराम पूर्वक, शांति पूर्वक जो भी क्रिया हम करते हैं वो धीरे धीरे सिंपैथेटिक नर्व को डाउन करके और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिव कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने आज जाने के कारण दमा के साथ साथ हम बहुत सारे अन्य रोगों के लिए भी, क्योंकि स्वास्थ्य स्वास्थ्य जरूरी है। स्वस्थ होगा व्यक्ति तो उसको केवल दमा ही नहीं, उसको कोई भी रोग नहीं होगा। तो हम तो निर्मूल होना चाहते हैं सब रोगों से और हमारे स्वास्थ्य को उन्नत बनाना चाहते हैं। अब दमा के लिए विशेष रूप से मैं आपको कुछ क्रियाएं बताता हूँ कि आखिर में हमको योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में हमें करना क्या चाहिए। तो इसके लिए
कुछ ये नियम, सही ढंग से गहरी सांस लें। सांस लेते समय शरीर की पोजीशन सही हो। हम आड़े टेढ़े बैठे हैं और श्वास ले रहे हैं तो हमारी श्वास नलिकाएं अनेक जगह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो सही पोजीशन हो हमारी, बैठे तो हम रीढ़ को सीधा करके बैठें, शरीर को ढीला करके। हमेशा याद रखिए आप कि जब जोश का काम हो तो निश्चित रूप से आप तनाव में रहिए, लेकिन वो ज़्यादा देर का काम नहीं होता, वो कुछ ही देर का होता है। लेकिन उसके बाद में फिर आपको शिथिल अवस्था, योग हमेशा शिथिल अवस्था चाहता है, तभी आप हर काम में सफल होंगे। सही ढंग से गहरी सांस लें, ताज़ी हवा में सांस लें, केवल नाक से ही सांस लें। बहुत से लोग मुंह से सांस भी ले लेते हैं। बैठे और खड़े रहते समय अपनी रीढ़ को सीधी रखें। नित्य प्राणायाम करें, आसन भी करें, तंबाकू का सेवन ना करें, नित्य व्यायाम, प्रातःकाल भ्रमण करें। वायु भ्रमण, शुद्ध हवा, आपको जितना जल्दी उठ करके आप बाहर चले जाएंगे तो शुद्ध हवा सवेरे सवेरे मिलती है। जैसे जैसे दिन शुरू ज़्यादा चढ़ने लगता है तो वो अशुद्धि आ जाती है हवा में, गर्मी भी आ जाती है हवा में। लेकिन प्रातःकाल की शीतल हवा, ठंडी मंद सुगंध युक्त हवा, वो आपको जल्दी उठने से ही मिलेगी। देर तक सोने वालों को वो उपलब्ध कभी हो नहीं पाती है। भोजन आपका हल्का हो, प्राकृतिक भोजन हो। अब प्राकृतिक भोजन में आप देखिए कि जो भोजन फल फल हो और ताज़ी सब्जियां हो। ताज़ी सब्जियों का मतलब ये है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाएं। यदि सब्जी को हमने किचन में ले गए और उसके साथ हमने तेल और मसालों का व्यवहार किया, उसको गर्म किया, तो फिर वो सब्जी तो खत्म समाप्त हो गई। सब्जी के गुण तो उसमें चले गए, अब क्षारीयता उसमें रही नहीं, वो एसिडिक हो जाता है। तो रसाहार करें आप कच्ची सब्जियों का। मैं अपने बारे में बताऊं आपको, अभी लगातार जब से नवरात्रि प्रारंभ हुई थी 30 मार्च से, तो मैंने नवरात्रि का उपवास किया। उस उपवास में फल और सब्जियां, जिनका रस, कच्ची सब्जी, उनका सलाद, बस यही मेरा भोजन रहा। और फिर मुझे शौक लगा तो मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ। मैंने मुझे 22-23 दिन हो गए हैं जिसमें चूल्हे का भोजन मैंने केवल 3 दिन किया है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे कोई रोग भी नहीं है, कोई कमजोरी भी नहीं है। मैं अच्छी प्रकार से बोल रहा हूँ और सारे काम करता हूँ। इससे मुझे अनुभव हो रहा है, मेरा अनुभव बताता हूँ। पेट बिल्कुल बढ़िया है, दस्त एकदम साफ होते हैं। और मैं चलना फिरना जाना, अभी कल ही मैं मंदसौर गया था और रात को 1 बजे आया हूँ। पूरी नींद भी नहीं ले पाया, फिर भी आपके सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ आपसे। आपके आपके कार्यक्रम के अनुसार, रंजना बेटी के आग्रह के ऊपर मैंने पूरा समय आपका पूरा पालन किया और प्रसन्न हूँ। मैं कोई मजबूर नहीं हूँ कि मैं कोई ये दुखी हूँ कि यार ऐसा क्यों। मैं बड़े प्रसन्नतापूर्वक हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े से समय में एक योग निद्रा का प्रयोग कर लिया, थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग कर लिया, और इतने में मैं नहा नहा के और थोड़ा ठंडे पानी से नहाना, बढ़िया हो गया। तो ये रसाहार का जो काम है और फलाहार का जो काम है वो आपकी आयु को तो बढ़ाता ही है, लेकिन बहुत अच्छा बेहतरीन स्वास्थ्य आपको देता है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि उम्र आपकी कितनी बढ़ गई है, आपकी उम्र स्थिर हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका दिन तो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा हमारा जो स्वभाव है, आदत पड़ी हुई है हमारी, संस्कार है हमारे भोजन के प्रति भी, हमारी जीवनचर्या के प्रति हमें सुधार करना पड़ेगा। दमा के लिए मैंने और भी बताया कि आप दूध का व्यवहार और दूध से बने पदार्थों का व्यवहार, साथ में फास्ट फूड, तले गले, और आजकल जो एक कार्यक्रम जिससे सभी प्रभावित होते हैं, वही दिन रात
शादी पार्टी और भी किसी बहाने से जन्मदिन की पार्टी, और जब ये होती है तो वहाँ भोजन जब बनता है उस पर आप ध्यान दें। आप वहाँ पर क्षारी भोजन को महत्व दें। 80% हमारा वो आधार होना चाहिए। अब उसको कैसे करेंगे हम? अंकुरित भोजन भी हमारा क्षारी होता है, फल सब्जियों के रस हैं वो भी क्षारी होते हैं। चूल्हे पे चढ़ाया गया हर चीज़ एसिडिक हो जाती है, चाहे वो दूध हो। अगर दूध धारोष्ण है, ताज़ा है तो क्षारी है, और यदि गर्म कर लिया उसे तो फिर वो एसिडिक है। गाय का घी, अगर गाय का ही घी है और उसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाया गया है कढ़ाई में, तब तक वो भी क्षारी है, वो नुकसान नहीं करता। लेकिन जब उसको गर्म कर लिया जाता है और वो गाय का ही हो तो ठीक है, अन्य जानवर का होता, भैंस वगैरह का, तो फिर वो एसिडिक हो जाता है, भारीपन आता है। तो दमा के विषय में इतना मैं। अब आपको मैं योग में बता सकता हूँ कि आसन आपको कौन कौन से करना है। इसके लिए मैं आपको एक सूची देता हूँ। दमा का यौगिक उपचार। शक्ति विहीन तथा अवरुद्ध प्राण ऊर्जा को मुक्त करके नाड़ियों का पुनरुज्जीवन। जो नाड़ियां हमारी श्वास नलिकाएं हैं वो उनको फिर से एक्टिव करना, फिर से स्वस्थ करना। उसके लिए योग में कुछ आसन का और प्राणायाम का जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। सूर्य नमस्कार, इसका अभ्यास धीरे धीरे श्वास की सजगता के साथ, यानी श्वास हर क्रिया के साथ हम ले रहे हैं, कब हम छोड़ रहे हैं, कब हम रोक रहे हैं, इस पे पूरा हमारा ध्यान होना चाहिए। उसको कहते हैं सजगता। सूर्योदय के समय करें और कम से कम 7 चक्र से लेकर के 12 चक्र तक। आसन, आसन में आप करिए पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन किसको कहते हैं? हम केवल एक आसन को पवन मुक्तासन नहीं कहते, इसकी एक बड़ी श्रृंखला है। जितने भी लेट कर आप करते हैं, दाएं बाएं हाथ पैर करते हैं, नौकासन करते हैं, उल्टे लेट करके भुजंगासन वगैरह, ये सारे पवन मुक्तासन में आते हैं। पवन मुक्तासन का मतलब होता है कि हमारे सभी अंगों में जो रुकी हुई वायु है वो मुक्त हो जाए। वो रुकी हुई वायु दूषित हो जाती है, उसको ताज़ा करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए हमको ये आसन करना है। तो पवन मुक्तासन की एक श्रृंखला होती है। फिर उसके बाद आप मार्जरासन, शशक भुजंगासन, सिंहासन, बद्ध पद्मासन और परिवृत्त शीर्षासन, छाती से लगा करके पेट घुटनों को चिपका करके पवन मुक्तासन करते हैं हम, जिसमें हमारी वायु नलिकाओं पर प्रेशर पड़ता है। भुजंगासन करने से सीना तनता है, पेट से लेकर के कंठ तक की सारा तनाव होकर के और उनका व्यायाम हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम वापस घुटने को चिपका करके छाती से लगाते हैं तो ये उसका विपरीत हो जाता है। दोनों स्थितियों में आपकी मांसपेशियां, नाड़ियां, श्वसन नलिकाएं ये पुष्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम आपसे कहते हैं कि प्राणायाम।
प्राणायाम में हमारे स्नायु तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए और असंतुलित स्वचालित तंत्रिका तंत्र में पुनः संतुलन लाने के लिए श्वसन प्रणाली पर ऐच्छिक नियंत्रण बढ़ता है, जिसके लाभ से दमे के दौर को हम टाल सकते हैं। इसमें आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के प्रति सजगता। श्वास के प्रति सजगता क्या होती है? जैसे हम श्वास तो लेते हैं, लेकिन मन हमारा इधर उधर भटकता है, उस मन को श्वास के प्रति जोड़ देना, इसको कहते हैं सजगता। श्वास आई अंदर, श्वास बाहर गई, हम उसको देख रहे हैं, जो कि अक्सर हम ध्यान में करते हैं। ध्यान की एक प्रक्रिया है, श्वास का आना, फिर श्वास का बाहर जाना, फिर श्वास का आना, फिर श्वास का बाहर जाना। इनमें हमारा मन लग जाए तो आँखों को बंद करके लगातार श्वास का निरीक्षण आप करें। ये हो गई श्वास के प्रति सजगता। इस सजगता का परिणाम क्या होगा कि सारे शरीर में हमारा प्राण ऊर्जा भर जाएगी और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और अब देखिए कि दमा वाले कुंभक तो नहीं कर सकते, क्योंकि श्वास रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आपको स्वस्थावस्था है तो उसमें आप कुंभक कर सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं। श्वास जब हम रोकेंगे तो एक दबाव पड़ता है हमारी तंत्रिकाओं पर, और श्वास नलियों पर भी दबाव पड़ता है। उस दबाव में होता है क्या है कि वो सिकुड़ी अवस्था से फैलने लगती है। आप इसका अंदाजा इस प्रकार लगा सकते हैं कि एक जलाशय है पानी का, डैम। उस डैम में जब पानी भरता है तो उस पानी का प्रेशर पड़ता है जल स्रोतों पर। जो जल स्रोत आसपास के कुओं में जहाँ खुलते हैं तो वो खुल जाते हैं, रुके हुए चालू हो जाते हैं प्रेशर के कारण। इसी प्रकार से जब हम कुंभक करते हैं, वायु को रोक देते हैं, तो प्रेशर आता है नलिकाओं पर जो भीतर जगह जगह गई हुई है, वो चाहे रक्त नलिकाएं हो या वो श्वास नलिकाएं हो या प्राणवाहिनी हो, तो उनमें इतना दबाव पड़ता है कि उनके ब्लॉकेज खुल जाते हैं। जब उनके ब्लॉकेज खुल जाते हैं तो पूरे शरीर को सुचारू रूप से शक्ति का वितरण होने लगता है। तो एक कुंभक प्राणायाम, जालंधर बंद के साथ भस्त्रिका, इससे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, श्वसन की क्षमता में वृद्धि होती है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से दमे का रोगी अपने श्वास के प्रति उत्तरोत्तर सजग बनता जाता है और स्वाभाविक ढंग से वो अपने विचार, भावना और मनोस्थितियों के प्रति भी सजग हो जाता है। एक इसके अलावा फिर षटकर्म, कुंजर क्रिया, नेति, धोती, बस्ती, ये 6 क्रियाएं होती है। उसमें कपालभाति भी आती है और त्राटक भी आता है, नौली भी आती है। ये 6 क्रियाएं हमारी षटकर्म में शामिल है। तो कुंजर और नेति ये दोनों दमे वालों को बहुत ही अच्छी है। और बस्ती, बस्ती में आजकल वो क्रिया छोड़ के एनिमा लगा, एनिमा चालू हो गया है, तो एनिमा लगाया करें आप। पेट साफ रखना है, आपको खाली रखना है। यदि आपको कब्ज नहीं है, पेट खाली है, तो एक दमा के रोगी को तुरंत यदि एनिमा लगा दिया गया तो उसकी सारा प्रेशर नीचे निकल जाएगा और इजीली वो श्वास लेने लग जाएगा। ये तुरंत उपचार में आ जाता है। तो षट क्रियाएं। फिर उसके बाद नंबर आता है, अगर वो थोड़ा स्वस्थ हो गया है, दमे का दौरा नहीं है, तो आप उसको संघ प्रक्षालन भी करा सकते हैं। संघ प्रक्षालन अगर उसने कर लिया है, या जिनको नहीं है दमा वो संघ प्रक्षालन कर लेते हैं महीने में एक बार, 6 महीने में एक दो बार, तो उनको दमे का रोग कभी होगा ही नहीं। दमे के अलावा दूसरे भी रोग नहीं होंगे। संघ प्रक्षालन एक ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है। इसके बाद शमन, शमन के लिए हम करते हैं शिथिलीकरण। अब इसमें कर लीजिए आप योग निद्रा, ध्यान और अजपा जप, अंतर्मौन। ये कुछ क्रियाएं बिल्कुल शिथिलीकरण की है, जो सारी नस नाड़ियों को आपको एक्टिव रखेगी, डिटॉक्सिफिकेशन का हो जाएगा पूरा, और बिल्कुल आपके स्वास्थ्य की गारंटी इसकी बात। तो हम दमा के साथ साथ एक रोग के लिए नहीं, बल्कि सारे रोगों के लिए हम ये क्रियाएं अपनाएं।
अब आपका क्वेश्चन वाला कार्यक्रम शुरू करें तो बची खुची जानकारी मैं उसके माध्यम से दे दूंगा। जी ओम। जी जी, धन्यवाद दादाजी, अति थे सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी सदन में आपने बना कर दी। और अभी सनराइज है और समय को देखते हुए आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने सबका सबसे पहले सवाल लेते हुए जी सादर आमंत्रित है। जी ओम। सदन ओम। को हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। पर हाँ। आपने जो बहुत मतलब जो हमें आसनों की जानकारी दी, हाँ। उसमें मंडूकासन के संबंध में आपने ज्यादा नहीं बताया। हाँ। जबकि हाँ। जबकि मतलब ऐसा कहा जाता है कि हाँ। इसमें जो है मंडूकासन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है दमा के रोगी में। तो ऐसा हमने सुना है और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने इस पे काम भी किया। पर इसका अच्छा। एक और मैं अपना एक उदाहरण बताऊं। उनका ये कहना था कि मंडूक आसन में हम जो है सांस को बाहर छोड़ देते हैं, हाँ। परंतु धीरे धीरे यदि जो व्यक्ति है जिसको दमा है, और यदि धीरे धीरे सांस अंदर लेकर के जब हम करेंगे तो हाँ। हमारे शरीर पे ज्यादा तनाव आएगा और हाँ। वो ज्यादा जल्दी ठीक होने की स्थिति होगी। इसमें आपका क्या विचार? देखिए, ये मंडूकासन का ज़्यादा मैंने अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन मंडू किसी भी आसन को आप करें तो एक सीमा के अंदर करें। जी हम केवल चुन लें कि बस मंडूक ही हमारे लिए सब कुछ है तो अति हो जाएगी। और अति होने पर फिर वो बजाय स्वस्थ करने के आपको कोई ना कोई रोग पैदा करेगा। कोई भी आसन हुआ, प्राणायाम हुआ, उसकी एक अपनी सीमा होना चाहिए। ये नहीं कि ये बहुत फायदा करता है तो इसको हम करें। सबसे जरूरी है आपका पेट साफ होना। कब्ज, तो कब्ज के लिए ऐसे आसन हो जिसमें आंतें गतिशील हो, आंतों का पैरालाइज खत्म हो, उनमें नए रक्त का संचार हो। तो जो मरकट आसन हम करते हैं, पवन मुक्तासन जिनको बोलते हैं, वो बहुत सारे हैं। कमर को दाएं बाएं करना, पैरों को करना, नौकासन करना, भुजंगासन, उल्टे सीधे। एक आसन से मतलब नहीं है। एक लगातार हम मंडूक की जगह दबाते ही चले जाएंगे तो वहां भी कोई ना कोई गठान बन जाएगी, रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए एक आसन के पीछे नहीं पड़े हम, हमको सारे आसन करना है और जी शरीर के प्रत्येक अंगों को व्यायाम देना है और एक निश्चित जी मात्रा में देना है। जी जी तो आपका अनुभव यदि मंडूक का है तो मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, पर मेरा अनुभव इसमें ज़्यादा नहीं है। जी जी ओ जी जी, धन्यवाद। मैं आगे चलती हूँ। आदरणीय हमारे सदन में पटले जी। जी भैया, आपका हैंड राइज था, आप सादर आमंत्रित है। अपना प्रश्न करें आदरणीय पटले जी। मेरी आवाज अब तक आ रही है? हाँ। जी आगे आदरणीय डीडी शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश। सर जी, मुझे 3 दिन से डायरिया हो रहा है। डायरिया। बिल्कुल सही। हाँ, किसी शादी में गया था, वहाँ उल्टा सीधा खा लिया। हाँ हाँ हाँ। तो पिछले 3 दिन से बिल्कुल पानी आ रहा है और मतलब वो लगातार कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अभी तक दवाई तो वो लोकल ली है, लेकिन क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे राहत देखो, मिल जाए? एक बात है कि आंतों को ज़्यादा ही परिश्रम करना पड़ रहा है और उनकी क्षमता नहीं है इतनी। तो आप एक आध दिन भोजन के लिए रेस्ट कर लें, हम्म, भोजन न लें। दूसरी बात है कि पतले दस्त को रोकने के लिए पेट की गर्मी को शांत करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप पेट पर मिट्टी की पट्टी रख लें। मिट्टी जी
आप जानते होंगे प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी को गलाई जाती है, और इतनी गलाई जाती है कि कम से कम 12 घंटा वो पानी पीती रहे, और फिर उसको जैसे मावा होता है उतनी उसको कर लें, ना पानी हो ज़्यादा ना वो ज़्यादा शुष्क हो, हाथों से दब जाए, इतनी मुलायम हो। एक पट्टी बनाए उसकी, जिसमें एक 12 इंच लंबाई हो और कम से कम 8 इंच उसकी चौड़ाई हो, ऐसी पट्टी, और मोटाई हो कम से कम 1 इंच। वो ऐसी पट्टी ले करके नाभि से लेकर पैरों तक आप उसको रख लें, और उसको कम से कम 45 मिनट तक आप रखे रहने दें। तो पेट की वो गर्मी शांत कर देगी और आपका ये पतले दस्ते रुक जाएंगे, बंधा हुआ मल आने लग जाएगा। एक पट्टी के बजाय आप 2 पट्टी रख लें, एक बार एक रख लें, फिर थोड़ा सा गैप दे दें 1 घंटे का, और फिर एक पट्टी रख लें, तो आपका दस्ते रुक जाएगा। कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं आपको, पर भोजन के प्रति थोड़ा सा विश्राम करें आप। जी। पानी तो ये पानी पीते रहें। पट्टी मैं समझ नहीं रहा कैसे बनानी है, तैयार करने का तरीका बताएं। हाँ, मिट्टी पीली हो या काली, जी। कंकड़ रही, पहले देख लें कि उसमें कंकड़ है, तो उसको बारीक करके ने छलनी से छान लें। इस छनी हुई मिट्टी में पानी डाल दें ठंडा, और थोड़ा थोड़ा करके ऐसा डालें पानी कि उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में भर नहीं जाए। अब वो पानी पी जाएगी तो फिर छिड़काव कर दें हल्का सा, उसको थोड़ी ढीली रखने के लिए 1-2 बार। लेकिन उस मिट्टी में हाथ नहीं डालें, क्योंकि वो जी। मिट्टी आपके हाथ की गर्मी को सोख लेगी, तो उसकी फिर गर्मी सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए लकड़ी से या लोहे के थोड़े छोटे मोटे उससे सरिये से उसको हिलाते रहें, एक जान करते रहें, और पानी छिड़कते रहें। वो जब 12 घंटे गल जाएगी, ज़्यादा गलेगी तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इकट्ठी गला लें आप, ये नहीं कि आज चाहिए तो इतनी गला लो, कल फिर गला लेंगे। उसके बजाय आप 2-3 दिन की इकट्ठी गला लें, या यदि गली हुई आपके घर में 24 घंटे रहती है तो एक प्रकार का मेडिकल स्टोर है, वो अनेक रोगों को ठीक करता है। तो ये गली हुई मिट्टी को आप एक पॉलीथीन के थैली के ऊपर, और 2 पॉलीथीन की थैली लें, एक पर उसको चम्मच चम्मच से रखना है मिट्टी, हाथ से नहीं रखना है। उसको ठीक। ले करके एक ऊपर से पॉलीथीन रख करके उसको प्रेस कर दें ताकि हाथ से चिपके नहीं मिट्टी, और वो चौड़ी पट्टी की तरह बन जाएगी, जैसे हमारी पुस्तक होती है। हमारी पुस्तक होती है तो पुस्तक सरी की उसको लंबाई और चौड़ाई में उसको ऐसे थपथपा करके हाथ से, और बिल्कुल जैसे लोग ईंट बनाते हैं ना, तो वो ईंट तो बिल्कुल मोटी होती है, हम थोड़ी उसको चपटी कर लें, और इस पट्टी को आप पेट पे लगा लो। ये पट्टी आपके लिए पूरा दवा खाना है। पेट की गर्मी को निकालने के लिए बिल्कुल आपके दस्त रुक जाएंगे, न केवल रुकेंगे बल्कि बंधे हुए दस्त आने लगेंगे। और कोई खाने का और कोई दवाई खाने वाली? मैं यार बताता हूँ भाई साहब कि मैं खाने की दवाइयों का तो विरोध करता हूँ। वो अच्छा। दवाइयाँ ही तो आपके लिए ये काम कर रही है, वो कभी ठीक नहीं जी। होने देगी आपको। दवाई तो खाना ही नहीं, वो दवाई की आवश्यकता ही कहाँ पड़ रही है हमको। नहीं, दवाई नहीं है मगर यानी जूस वगैरह, पानी या हाँ, कौन पानी 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 पीना आप, ये पानी देखिए, दस्त लग रहे हैं इसका मतलब है हमारी आंतें बीमार हैं। आंतें बीमार है तो वो जो मनुष्य बीमार है वो उसको काम देंगे क्या आप यदि बीमार पड़ गए तो उस दिन गहरा काम करोगे क्या, मेहनत मजदूरी? उस दिन आराम करना चाहिए ना आपको। तो आंतें भी आराम करेगी, उनको कुछ काम मत दो, पानी पिलाते रहो, जूस पिलाते रहो, जो उत्तेजक ना हो। जूस का मतलब ये भी नहीं है, आप ऐसे जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपको मिलती रहे, गन्ने का जूस है ये बाजारू जो बने हुए आते हैं ये नहीं देना है। लौकी का जूस दे दो, और कोई सब्जी का जूस दे दो, ये क्या है कि केवल एनर्जी के लिए। शहद मिला के पानी, नींबू पानी दे दो, और दूध का फटा हुआ पानी, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा नाम है इसका। दूध को एक नींबू निचाओ, 2-3-4 बूंद बस, ज़्यादा नहीं, तो दूध फट जाएगा।
वो जो पानी है वो काम का है आपको, छेने का पानी उसको बोलते हैं। तो वो पानी बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है, उसको आप ले लें और एक दिन भोजन नहीं करें। छेना की रसगुल्ला तो फायदा करेंगे तो लगता हमें। जी फिर से छेना बोलिए। की रसगुल्ला, छेना की रसगुल्ला। अरे रसगुल्ले आप छेने का पानी की बात करो, मैं रसगुल्ले की बात नहीं कर रहा। एक्सक्यूज रसगुल्ले मी सर, रसगुल्ले भाई कैसे जी, बनते हैं? एक्सक्यूज मी भाई जी, जो क्वेश्चन एक भाई ने पुट किया है, ये मेरा आजमाया हुआ है। जैसे इन्होंने दादू ने बताया है कि छेने का पानी, जैसे कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के डायरेक्ट पिए तो उसका भी काफी लाभ होता है, तुरंत दस्त रुक जाते हैं। वो पानी ही दस्त बंद कर देगा। हाँ जी, हाँ वो इतना और पावरफुल सौंफ का पानी है। पानी भी बेस्ट रहता है। हाँ जी, वो पानी वंडर आपने सर। जैसे लिया ना, उससे ही दस्त बंद हो जाएंगे आपके। इतना जी वो सर, आपको धन्यवाद। औषधि चलिए। का काम कर। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय दादाजी और आदरणीय वीर शर्मा जी भाई धन्यवाद। साहब। आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो आपने दस्त पर अपना सवाल किया, और नियमित आप इसको थोड़ा सा 1-2 दिन में प्रयोग करिए। और मैं आगे चलती हूँ आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब। जी, जी आदरणीय जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जी आज दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और ये बहुत ही अ, मतलब कि आप मेरे एक भाई हैं, वो उनको भी इस समय जब फूल खिलते हैं तो उसमें और मॉर्निंग वॉक पे वो जाते हैं तो फिर उन्हें एलर्जी टाइप हो जाती है, हाँ हाँ सांस में। होता है। तो देखिए ये हाँ हाँ सहनशीलता इसको कहते हैं। एलर्जी को क्या बोलते हैं कि हमारी सहन शक्ति कम हो गई। क्या हुआ? सहन शक्ति कम हो गई, हम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारे नाड़ियों का स्वभाव बन जाता है। उनको कोई भी जरा सी गंध आई, उनको सहन नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया? प्रतिक्रिया कर दी। प्रतिक्रिया में क्या हुआ? छींक आ गई। और उसी समय तत्काल हमारे को श्वास रुकती सी मालूम पड़ती है, क्योंकि हमारी नर्व जो है, ये जो श्वास वाहिनियां हैं, उनमें वो द्रव भर जाता है, लिक्विड, चिकना चिकना। तो वो उस मार्ग को रोक देती, तो श्वास एकदम से आना जाना हमको बड़ी तकलीफदेह होता है। उसी को कहते हैं एलर्जिक दमा। तो ये एलर्जिक दमा ये क्यों होता है? हमारी सहनशीलता नाड़ियों की क्यों कम हो जाती है? इसके लिए आप उपचार बताऊंगा आपको कि रीढ़ जो होती है आपकी, उसको गर्म ठंडा करें आप। एक बार गर्म पानी में कपड़ा डुबो के फिर घुमा दें उसके ऊपर रीढ़ पर, दूसरी बार में ठंडे पानी का घुमा दें, 1-1 मिनट के अंतर से। 1 मिनट वो घुमाया, फिर 1 मिनट वो घुमाया। लगातार आप इसको करते रहिए, तो आपकी श्वास वाहिनियों में क्षमता आ जाएगी सहन करने की। आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी। सहनशीलता का बढ़ना ही एलर्जी का जाना। एलर्जी का मतलब होता है सहनशीलता का खत्म होना। जैसे आपका स्वभाव है, आपको कोई कुछ भी कह दे तो आप उसको सहन कर जाओ, ये हो गई सहनशीलता। और एक ये हुआ कि जरा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए, लड़ाई पे उतारू हो गए, ये भी एलर्जी है। और ये एलर्जी आपके यहाँ पे आज शरीर में आ जाती है। ये मन की एलर्जी है। मन की एलर्जी शरीर में आ जाती है। तो मन में जो एलर्जी है उसको क्षमा के भाव से अपने मन में एक भाव पैदा करें, क्षमा। आपने जैन लोगों में देखा होगा, एक पर्व होता है जिसका नाम है खमन खामना। वो घर घर जाकर क्षमा मांगते हैं, सबको क्षमा करते हैं। वो क्या है? उपचार है एलर्जी खत्म करने का। ये मानसिक उपचार है, और ये मन से ही बढ़ता है और मन से ही ये समाप्त होता है। तो क्षमा की भावना आप पैदा करें तो एलर्जी रोग समाप्त हो जाएगा। जी आदरणीय ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मेरा हॉस्पिटल में जाना हुआ तो वहाँ मैंने देखा कई रोगी थे जो
दमा के रोगी थे, कल परसों ही जाना हुआ। तो तब ये विचार आया कि क्या जो बुखार से पीड़ित जिन्हें साँस लेने में दिक्कत होती है, एलर्जी है, क्या इनको कौन-सा जूस सही एक बैठेगा? मिनट, थोड़ी सी आपकी ये आवाज कटती सी दिख रही है, थोड़ा सा स्पष्ट बोलें। जो हाँ फिर। दमा के रोगी हैं, उनके लिए हाँ, कौन-सा जूस रहेगा जूस? रुको रुको, उनको उनको दमा कैसे आता है, पहले इसका वर्णन करो आप। ये उनको जो ये फूल वगैरह खिलते हैं तो हाँ, कब समझ कब गया इनको मैं। आ जाते एलर्जिक हैं? दमा है, एलर्जिक दमा एलर्जी है ना? जी, एलर्जिक जी, दमा है तो आप, मैंने बताया ना, एलर्जिक का मतलब होता है हमारी सहनशीलता की कमी। ये सहनशीलता की कमी पहले मन में आती है और फिर आती है शरीर में। तो हमारा शरीर किसी के गंध को, किसी के फूल की वो उसको, तो कभी वातावरण को, उसको सहन नहीं कर पाता है ना। तो हमारी सहनशीलता बढ़ाना, तो इस सहनशीलता बढ़ाने के लिए आप योगासन में तो सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार करिए, करिए गरम ठंडा, और योग निद्रा ध्यान वगैरह ये इनका प्रयोग करिए। खाने में मैं बताऊं आपको, तो इसमें आयुर्वेद में एक आरोग्यवर्धिनी वटी आती है, आरोग्यवर्धिनी वटी। वो गोली आप खा लें, और जड़ी बूटी में खाना है तो आप अश्वगंधा ले लें। मुझे कुछ दिनों तक ये छींक आने का बड़ा रोग था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। वो इतनी आती थी, वो भी एलर्जी थी एक प्रकार की। नाक से पानी आने लग जाना, आंखों से पानी आने लग जाना, और खूब सारी छींकें आना, वो भी इसी का रूप था। एलर्जी आगे जाके वो दमा हो जाता, हुआ तो नहीं था मुझे, लेकिन हो जाता वो। तो मैंने ये अनुभव किया है कि अश्वगंध का जो पाउडर है वो शहद के साथ चाटना, उससे हमारा नाड़ी तंत्र मजबूत होता है। ये नाड़ी तंत्र की कमजोरी है जिसको एलर्जिक दमा हम बोलते हैं। नाड़ी तंत्र को मजबूत करने के लिए अश्वगंधा का पाउडर बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ आरोग्यवर्धिनी वटी गोली आयुर्वेद की। दूसरा, योग में प्राणायाम करिए, आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए और कपालभाति प्राणायाम करिए, तो इससे भी नाड़ी तंत्र को मजबूती मिलती है। जी। और जब छींकें आती हैं तो तब उन्हें लगता है कि शायद जुकाम हो गया। तो ये जब ये प्रकरण चलता है, प्रोसेस चलती है, तो उस समय पानी सामान्य पानी लिया जाए या उबला हुआ गर्म, मंद-मंद उनको ना, दमा वाले को कभी ठंडा पानी नहीं देना, उसको न से ठंड से, गर्म पानी से उसकी श्वास नलिकाएं फैलती है और ठंडे पानी से सिकुड़ती है, तो सिकुड़ी हुई तो पहले ही है, हमको उसको फैलाना है, तो हम कुनकुना पानी देंगे। याद नहीं आता। जी धन्यवाद दिनेश भैया, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपने किए। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, अपने प्रश्न करें। माइक इनका बंद कर दे पहले, कृष्ण कुमार जी का है। आदरणीय कृष्ण कुमार जी अपना माइक बंद म्यूट कर ले प्लीज। जी धन्यवाद। आदरणीय दादाजी को सादर प्रणाम। जी और आपका मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। एक हमारे पास हमारे मित्र हैं आदरणीय हरिराम यादव जी। जी इनके घुटनों में तकलीफ है, ये जो है जो इंडियन लैटिन सीट होती है उस पर नहीं बैठ पाते हैं, और वेस्टर्न पे बैठते हैं, और ये बैठने में सीधे बैठ भी नहीं पाते हैं। तो वो आज सुबह सुबह से आ गए थे, हम जब सुबह योग कर रहे थे तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आज हमारे दादाजी आपको उपाय बताएंगे, तो इनको बताने का कष्ट करें। हाँ, ये ये इसकी पोजीशन एक ही घुटने की कि दो घुटनों की है? दोनों घटना की। दोनों में एक साथ ही है। तो हाँ जी। इनमें क्या है कि यूरिक एसिड जमा हो गया उनको,
अब उनका ज़्यादातर मात्रा में उनका भोजन है एसिडिक है। वो भोजन पहले तो आप धीरे धीरे उनका एसिडिक कम करते हुए चारी बनाएं, फल फ्रूट और साग सब्जियों का रस लेना शुरू करें, और उसके साथ में फिर ये प्राकृतिक उपचार में ये है कि घुटनों को गर्म पानी और ठंडे पानी से बारी बारी से उनको सेक लगाई जाए। गर्म पानी और ठंडा पानी, पहले गर्म पानी 3 मिनट, फिर 1 मिनट ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, लगातार 25-30 मिनट तक आप ये करिए। फिर इस पर एक पट्टी चढ़ा दीजिए कपड़े की, गीली करके ठंडे पानी में निचोड़ करके उसके घुटने के आसपास लपेट दो, ऊपर से एक सूखी पट्टी लपेट दो जो गीली पट्टी को कवर कर दे। 1 घंटे भर बाद उसको निकाल लो। ऐसा 2-3 दिन आप करें तो धीरे धीरे आराम होएगा उसमें। भोजन वही भोजन जी, हाँ, चारी, भोजन में कुछ हाँ भोजन में एसिडिक निकाल दें। नींबू पानी ज़्यादा लें क्योंकि नींबू यूरिक एसिड को निकालता है। वैसे कुछ अंकुरित में कुछ मेथी वगैरह, मेथी, मेथी दाना अंकुरित ले सकते हैं? हाँ हाँ, वो बताया ना, ये सब क्षारीय आहार हैं। अंकुरित आप सभी लीजिए, और मेथी दाना का पानी पीजिए, उसको पहले गलाओ, तो गले हुए जो मेथी दाने को अंकुरित कर लो और जो पानी है उसको पी जाओ। भोजन में क्या क्या नहीं लेना है इनको? भोजन में खट्टी चीज़ें नहीं लेना है, और ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनता है इससे दालों से। जो दालें हैं और बिना छिलके वाली है उनसे बनता है, तो छिलके वाली दाल मूंग की तो चलेगी, बाकी दाल तुअर वगैरह की ये नहीं खाएं, खटाई नहीं खाएं। और क्षारीय भोजन करने के लिए पत्तियों का रस, सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का रस लें, और आंवले का विशेष प्रयोग करें। जी जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय जी। और अभी मैं आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भैया है और हमारे सदन में सिंगोरिया भैया का भी हैंड राइज है। तो जो हैंड राइज होती जी, है धन्यवाद दीदी जी। आदरणीय दादू जी को नमस्कार, प्रणाम। हम बिहार भोजपुर से बोल रहे हैं। हमारी धर्म पत्नी का 4 रोज से ये जो मौसम थोड़ा सा खराब था उसमें काफी हाँफ हो गया, और मतलब इतना हाँफ हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया, दम छटपटाने लगा। फिर एलोपैथिक में गए तो 2-3 इंजेक्शन दिए और भाप वाला नाक में लगा दिया। 3 दिन लगातार कार्रवाई चलते रहा, कोई राहत नहीं मिला। फिर कल हमने जाकर के एक्सरे करवाया। एक्सरे के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ हार्ट का दिक्कत हो गया है, इको टेस्ट के जाके कराइए। फिर हमने वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनसे जाकर सलाह लिया, तो खांसी का दवा और प्लस हार्ट का कुछ दवा है वो दिए। तो उसे कल से थोड़ा सा 2 बजे से राहत है, 3 या 4 बार दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा, जिस तरीके से आप अस्थमा के बारे में बता रहे हैं, हार्ट का अभी लक्षण है, आज अभी पटना ले जाएंगे। बच्चे लोग नहीं है, वो आ रहे हैं तो पटना ले जाएंगे। अगर बाई चांस हार्ट हो गया और थोड़ा सा, तो उसमें क्या हम परहेज करें, खान पान में, रहन सहन में, दिनचर्या में, या योगासन प्राणायाम में? जी, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दे। ये जी, ओम। एक बात तो ये है कि उनको अगर कब्ज अगर उनको हो तो कब्ज को रिमूव करने के लिए एनिमा का प्रयोग करें, गर्म पानी का एनिमा। तो गर्म पानी का एनिमा अगर किसी को दे के और दस्त हो गए तो उनके दमे का एकदम जो दौरा है वो रुक जाता है। दूसरा, रीढ़ का गर्म ठंडा करेंगे तो ये नाड़ियाँ मजबूत होगी, इनमें सहन शक्ति बढ़ेगी, तो ये किसी भी मौसम में सर्द गर्म होने का असर नहीं पड़ेगा। और एक होता फुटबाथ, मैंने आपको बताया था। फुटबाथ, गर्म पानी में पैर रख के पूरे शरीर को ढक लेना और सिर पे ठंडे पानी का कपड़ा रखना, ये भी दमा के रोगी को एकदम दूर कर देता है। अब शेष उपचार तो
आमने सामने मरीज हो तो उसका ठीक होता है। अब जी, आपके इनका पापा दस्त हरदम पतला पैखाना टाइप होते रहता है। आज भी अभी जैसे 2-3 दिन में कुछ मर भात वगैरह दिया तब पर भी इनका पतला पैखाना हो रहा है। जी। तो उनको आप मिट्टी की पट्टी रखें नाभि पर, पेड़ों पर, उससे वो ठीक हो जाएगा। और फिर उनको रेस्ट दे दें भोजन में। भोजन में उनको केले, पतले दस्त वाले को केले फायदा करते हैं। केला खाने से हाथ बढ़ेगा नहीं, चाहे दर्द वाले में भी, गठिया का भी दर्द का इनको दिक्कत होता है तो उसमें कैसे? नुकसान नहीं करेगा। क्या क्या होता गठिया है? का भी दर्द है, जैसे हाथ में हो गया है तो मतलब केला नुकसान है उसमें, गठिया, गठिया, गठिया की बीमारी, नुकसान नहीं हाँ। करेगा जैसे केला नहीं खाने नहीं, से। नहीं नहीं, केला में कोई जी, नुकसान नहीं। गठिया का भी बीमारी है इनको। जी जी। गठिया में केला नुकसान नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। पतले दस्त हैं इसलिए वो केला है, वो जल्दी पतले दस्त को रोक देता है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत। जी जी, धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर भैया। और आगे मैं आदरणीय भैया सिंगोलिया जी से निवेदन करती हूँ। जी, सदन को सादर नमन। आदरणीय, मेरे तलबों में जलन हो रही, लगभग 15 दिन से ज्यादा हो गए। कहाँ जलन हो रही? तलबों में, पैरों के तलबों में। अच्छा अच्छा अच्छा, पित्त बढ़ रहा है आपको। जी तो शीतली प्राणायाम करें आप। जी और पैरों पे घी का हाथ लेकर के मालिश कर लें, कपूर मिला के। जी जी कपूर घी में मिला करके तलों पे मालिश कर लें और शीतली प्राणायाम करें। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और मैं आगे चलती हूँ, आगे हमारे सीएम अनिल राय जी। जी अपना सवाल करें। जी ओम दीदी जो प्रणाम, और हमारे मुख्य वक्ता जी को सादर प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्राणायाम जब हम करते रहते हैं तो उसमें हम कपड़े की गीली पट्टी पेट में, गले में और माथे पर ये लगा कर सकते हैं क्या प्राणायाम, जैसा मुझे विदित है सर? क्या है, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ कोई नहीं है सर, तकलीफ ये कोई नहीं है। नहीं नहीं, आप देखो प्राणायाम करें तो ये और क्रियाएं तो उसमें कहीं हमने देखी सुनी नहीं है और उनकी आवश्यकता भी नहीं है। प्राणायाम करें तो फिर सिर्फ प्राणायाम करें आप। और यदि कोई पट्टी का कोई प्रयोग करना हो तो वो बिना रोग के, और रोग कौन सा है, किस पे करना चाहते हैं, वो बताना पड़ेगा। पट्टियां है, लगती है, लेकिन उसके लिए कारण भी तो होना चाहिए। ऐसे ही किसी योग शिक्षक से ही मैंने सुना था कि इसमें अच्छा, कोई नहीं बुराई सुना नहीं है। तो वो देखिए, पेट में वो बात आपके ठीक। जो मल हैं वो धूप खत्म हो क्या जाता खता, है। क्या चीज? पेट बहुत अच्छे से अगर साफ नहीं होता है तो उसमें हाँ उसका ये प्रभाव बात है। पड़ता है। हाँ हाँ, पेट साफ नहीं होता है, ये समस्या है ना, उसका इलाज बता रहा हूँ। पेट को पहले गर्म ठंडा सेक लें, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, वो जो थैली आती है गर्म पानी की, उससे। और फिर उसके बाद 3 मिनट सेक के फिर ठंडे पानी का कपड़ा 1 मिनट के जी लिए, ऐसे जी 3-4 बार सेक लें। फिर उसमें मिट्टी पट्टी रख दें आप पेट पे, तो उससे आंतें स्वस्थ होती हैं। जी आंतें स्वस्थ होती है, न तो कब्ज होगा, न पतले दस्त लगेंगे, और आंतें ठीक से काम करेगी। जी जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता मनोहर लाल दादाजी से संवाद करने के लिए। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन आज मनोहर लाल जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि जो ये रोग, अगर ये मौसम आधारित है, मतलब ठंडी ज्यादा इसका प्रकोप किसी के उसमें देखने को मिले, या किसी मौसम में जब, ऋतु बदलती है, पॉलन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में और बाकी समय पर सब कुछ ठीक है, तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए इन दो ऋतुओं में? तो ठंडी जगह में चले गए
तो वहां पर हो सकता है कि ठंडी जगह मतलब ऊंचाई वाली जगह में, तो हो सकता है वहाँ हवा कम है तो उसका प्रभाव पड़ रहा हो, पॉलन का प्रभाव हो, बाहर से आ रहा हो कोई तरह का, तो उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? देखो, शरीर यदि हमारा स्वस्थ है तो मौसम का कोई हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। यदि शरीर अस्वस्थ है हमारा तो हर चीज़ हमको प्रभावित करेगी। इसलिए योग हम क्यों करते हैं? अपने शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए, ताकि हमारे ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात इनका असर ना हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, ये पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। यानी मल हमारा टाइम से साफ हो जाए, समय पर हमको भूख लग जाए, खाया हुआ अन्न हमारा पच जाए और दिनचर्या हमारी योगिक हो, जिसमें हम प्राणायाम कर सकें, अच्छी गहरी नींद ले सकें। ऐसा ये स्वास्थ्य की निशानियां हैं। तो ये अगर बनी हुई रहेगी स्वास्थ्य की निशानियां हमारी, तो फिर कोई भी मौसम का अटैक हमारे ऊपर होगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा हमारे ऊपर। और हम योग करते ही क्यों हैं? हम इसीलिए तो करते हैं कि किसी भी स्थिति का, परिस्थिति का हम सामना कर सकें और उसमें हम निरोग रह सकें, स्वस्थ रह सकें। इसलिए हम रोज योग करते हैं। क्या आवश्यकता हमको रोज योग करने की? हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आती रहेगी और उनके बीच में हम स्वस्थ रहेंगे, उनका सामना करते रहेंगे, रोगी नहीं होंगे। इसीलिए हमारा ये योग का, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको वरदान दिया हुआ है। हम इस पे चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। कुछ नियम बनाए हैं खाने पीने के। भोजन हम करते हैं जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अच्छा बना है तो पेट को ठोस ठोस के भर ले, तो फिर तो रोगी होना ही है। हम तो रोग को आमंत्रण देते हैं, रोग खुद नहीं आता। रोग को हम आमंत्रण देते हैं हमारे स्वादेंद्रिय के कारण, हमारे सुख सुविधा के कारण, हमारे आलस्य के कारण रोगों को बुलाते हैं हम।